आज का मेन टॉपिक है अडल्ट्री एंड होमोसेक्सुअलिटी इन डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ये टॉपिक ऑडियंस के कुछ लोगों के लिए सेंसिटिव हो सकता है, हैंस यूजर्स डिस्क्रिशन इज रिक्वायर्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6 सितंबर 2018 एंड 27 सितंबर 2018 को दो लैंडमार्क जजमेंट्स दिए थे। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंशुअल गे सेक्स अंडर सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। 2018 से पहले ये एक पनिशेबल ऑफेंस था। इट वाज कंसिडर्ड एन अननेचुरल एक्ट एंड दिस एक्ट वाज ओरिजिनली पास्ड बाय द ब्रिटिश इन 1861, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में गे सेक्स को एक प्राइवेट, इंडिविजुअल एंड नेचुरल एक्ट कंसिडर करते हुए सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। 27 सितंबर 2018 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस था अंडर सेक्शन 497, उसे भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के रिस्पॉन्स में आया है। हेंस ये केस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी गिव यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन। लीगल टर्म्स में होमोसेक्सुअलिटी इज द एक्ट where people of same gender engage in sexual intercourse. Of course, it should be consensual. Adultery की definition है voluntary, means अपनी मर्जी से. Nobody has forced anyone to do anything. Voluntary sexual intercourse between a married person, it could be a male or a female, and a person who is not their spouse. Again, could be a male or a female. In short, establishing extramarital relationship with any person is considered adultery. Section 497 of IPC के according, if a male has physical intercourse with wife of another person, then it was a punishable offense, and this another person could file a case against this male, and if found guilty, then this male could have been sentenced to a jail term of 5 years or more. केस फाइल करने का ऑप्शन सिर्फ हस्बैंड के पास था, एंड इस प्रोविजन को लेकर इन लास्ट फ्यू डेकेड्स मेनी टाइम्स क्वेश्चंस वर रेज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को मॉरली रॉन्ग बताया, बट पब्लिक रॉन्ग नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में ये साफ किया कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर और द ओनर ऑफ द वाइफ, एंड अ वुमन कैन नॉट बी आस्क्ड to do what the society desires of her. वैसे भी ये एक्ट पेट्रियार्कल माइंडसेट को शोकेस करता है। इट शोज दैट वाइफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। इन दोनों जजमेंट्स को ऑल इंडिया बेसिस पर रोल आउट किया गया। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों जजमेंट्स से इंडिया की डिफेंस फोर्सेस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा हो सकता है? कैन इट हैव लार्जर implications फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। बिफोर वी डेल्व इनटू दैट, यहाँ पर दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे। अडल्ट्री was a non-cognizable and compoundable offense. Non-cognizable offense उस offense के लिए कहते हैं जिसके अंडर बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कंप्लेनेंट अगर अपनी कंप्लेंट वापस ले ले तो वो केस वहीं टर्मिनेट हो जाता है। सो प्लीज रिमेंबर दीज टू टर्म्स स्पेशली फॉर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ 2018 में जब ये फैसला आया था तब इंडिया की डिफेंस फोर्सेस ने इस फैसले का विरोध किया था। उसके बाद कंसर्न्ड मिनिस्ट्री की तरफ से एक पिटिशन फाइल की गई और उस पिटिशन के रिव्यू में 31 जनवरी 2023 के दिन 5 जज बेंच ने अपना रिव्यूड स्टैंड प्रेजेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 का जो जजमेंट था अबाउट अडल्ट्री अंडर सेक्शन 497 वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, विच मीन्स that adultery is still a punishable offense in defense forces of India. Armed forces को अथॉरिटी है कि वो अपनी मर्जी से अपने ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं if they are found engaged in adultery. सुप्रीम कोर्ट का सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि आर्म्ड फोर्सेस एक सिविल सोसाइटी की तरह काम नहीं करती हैं। दे आर अ डिस्टिंक्ट क्लास। उनका एनवायरनमेंट और उनके बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कहीं ज्यादा डिफरेंट है एक सिविलियन सोसाइटी के कंपैरिजन में। हेंस
डिफेंस फोर्सेस का सर्वाइवल उनके डिसिप्लिन पे टिका हुआ है एंड इट्स कॉमन सेंसिकल दैट इफ अ सोल्जर इज सर्विंग ऑन बॉर्डर देन ही शुड फील एट लीस्ट कंफर्टेबल दैट हिज फैमिली बैक एट होम इज बीइंग टेकन केयर ऑफ और इज बीइंग प्रोटेक्टेड। एक और चीज आपको यहाँ नोट करनी है कि आर्मी एक्ट्स के अंडर सिर्फ मेल ऑफिसर्स को ही नहीं बल्कि फीमेल ऑफिसर्स को भी अडल्ट्री के केस में सजा सुनाई जा सकती है। डिफेंस फोर्सेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ कंट्री एंड डिफेंस फोर्सेस दे वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। दे नॉट ओनली ट्रस्ट each other with their lives but also with their families, and if somebody is breaking that trust then it should be a punishable offense, and this is the recent observation of Supreme Court of India. Now let's talk about Supreme Court's stand on homosexuality in army. देखो, अडल्ट्री एंड होमोसेक्सुअलिटी दोनों ही राइट टू प्राइवेसी के अंडर आती हैं अंडर आर्टिकल 21 विच इज अ फंडामेंटल राइट। बट यहाँ पर आपको आर्टिकल 33 को ध्यान से पढ़ना है एंड आर्टिकल 33 सेज कि पार्लियामेंट आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स पर किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इट हैज द अथॉरिटी टू डू सो टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। Hence, by invoking Article 33, defense forces can impose restriction on the entry of homosexuals into defense forces of India. Now the question is it fair? Is it right? Every coin has two sides. अगर आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए then army has given some solid reasons as to why homosexuality can lead to a complete breakdown of structure in armed forces. First problem is command issue. किसी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन से उसकी रैंक, उसकी हायरार्की पे फर्क पड़ सकता है। जूनियर्स will not respect or are not likely to respect their homosexual seniors. This was one of the reasons as to why women were not allowed in combat role for such a long time, because in battle or in physical duty soldiers might refuse to take orders from a woman, and we cannot afford that during critical times such as battles or some other operations. तो एक तो कमांड इशू जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होने का खतरा है, और अगर किसी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से उसकी रैंक, उसकी हायरार्की को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी एंड लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर देंगे, then it could have very serious implications for that country's security. This change cannot be enforced on people. It must come from within. People should feel comfortable. The soldiers should feel comfortable. Second issue is regular foreign exercises. Let us assume that defense forces locally they become comfortable with the idea of hiring homosexuals. But these people, they often travel to different countries for military exercises. And in that case, the other country might not be okay with the idea of having homosexuals. तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल इशू भी आ जाता है और इस चीज को सेंसिटिविटी के साथ डील करना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। एंड तीसरा रीजन है पीपल कैन मॉक एंड बुली homosexuals for their orientation, and this might lead to creation of a toxic environment in army. The unit that is supposed to fight shoulder to shoulder covering each other's back might not be able to do so due to this constant tug of war. Hence, according to Supreme Court, currently defense forces reserve the right of entry of homosexuals into the force, but Supreme Court has urged the defense forces to have an open outlook and to take some time in transition where the homophobia from defense forces could be removed, but it might take some time. That is for sure. Guys, if you found this content helpful, then please share it with your colleagues and friends. That's all for today. Thank you.